हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एमएमटीसी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं और नेक्स्ट डे गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज आ सकता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बाद शेयर में कौन सा प्राइस एक्शन हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर करेंटली आपके पास कंपनी का शेयर है, आप होल्ड कर रहे हैं, तो अभी आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए मैं उसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा वीडियो के आखिर में। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमएमटीसी का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ से एमएमटीसी ने एक मूव लिया था जो था स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद इसने फर्स्ट लेग यहाँ पे क्रिएट किया है। हालांकि ये एक ब्रेकआउट भी था और यहाँ पे सिमिलर टाइप का मूव यहाँ पे भी लिया है। इसके आसपास मैंने आप लोगों को सेल करने के लिए बोला था और यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए बोला था। जिन्होंने भी वीडियो देख के वो ट्रेड लिया होगा उनको मोर देन 19% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। और जब यहाँ पे कंपनी का शेयर था, मैंने बोला था आप लोगों को सेल करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप सेल नहीं कर पाए तो सेकेंड टाइम मैंने जब प्राइस यहाँ पे था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि बोला था अगले दिन कैसे इस शेयर से आप निकल सकते हैं, क्योंकि लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट दे रहा है और यहाँ पे आप लोग निकलना चाहते थे। तो जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा वो तो यहाँ पे निकल गए होंगे, और जो भी अभी तक निकल नहीं पाए या 23 को जो न्यूज आ सकता है उसके लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, या जो जानना चाहते हैं अगले सिचुएशन में उनको कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली अगर मेरे पास कंपनी का शेयर होता, मैं किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता उसके बारे में ही मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। मान लीजिए अगर मेरे पास अभी शेयर होता और मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे और 23 के लिए वेट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा न्यूज आ सकता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज आता है, यानी वो मर्ज करता है किसी और कंपनी के साथ, या ये कंपनी को कोई और टेक ओवर करता है, या कंपनी के अंदर आने वाले टाइम पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है इंडियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे मैं सिंपली कंपनी के शेयर को होल्ड करते रहता या नेक्स्ट डे थोड़ा सा मैं सेल कर देता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसने लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट देके एक भी पुलबैक यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बन रहा है एक पॉजिटिव न्यूज आने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए, मगर ये एक पुलबैक ही होता, क्योंकि यहाँ पे 60 डिक्लाइन था और पुलबैक के बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता और फर्दर यहाँ पे 53 के आसपास शेयर प्राइस आके मेजर सपोर्ट लेता। उसके बाद शेयर डिसाइड करता कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हो सकता है यहाँ पे भी ये पुलबैक ना करे और थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे डबल टॉप के आसपास आके ये कंसोलिडेट करे और फिर ये नीचे आने की कोशिश करे, मगर यहाँ पे ये और एक स्विंग नीचे की तरफ करने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मोर देन 70% है। तो यहाँ पे सिंपली मैं नेक्स्ट डे निकल जाने की कोशिश करता या उससे पहले भी निकल जाने की कोशिश करता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर बेस करके जो किसी और के हाथ में है, मैं मेरे प्रॉफिट को या मेरा जो पैसा है वो रिस्क में नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे निकल जाने का प्रोबेबिलिटी था, मेरे पास शेयर होता तो मैं यहाँ से निकल जाता, या अगर मैं इस डेट के न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था तो मैं यहाँ से सिंपली एटलीस्ट 50% मेरे शेयर का मैं आउट कर देता, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं जानता हूँ फर्दर मूव क्या हो सकता है। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है कि एसेट वगैरह सेल करके या जो बॉन्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर और बैंक्स का लोन्स वगैरह है उनको देने के बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और यहाँ पे ये करने का सिंपली मतलब है कंपनी पूरी तरीके से खत्म ही हो गया है। तो यहाँ पे सिंपली ये जो लोअर सर्किट है ये नहीं रुकता है। तो इस तरीके के सिचुएशन में जहाँ पे सॉल्यूशन आर या पार का होता है तो वहां पे पैसे को ज्यादा रिस्क में नहीं डालते हैं, छोटा सा रिस्क में डालिए। अगर आता है तो बहुत बड़ा आएगा, अगर जाएगा तो बहुत ही छोटा जाएगा। मैं करीबन हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बोलता हूँ किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल के बारे में जानना जरूरी है, उसके साथ उसका फाइनेंशियल भी ग्रोइंग होना चाहिए, तभी एक कंपनी का ग्रोथ आता है। और जब कंपनी का ग्रोथ आता है सूनर और लेटर मार्केट उसका प्राइस भी देता है।
मगर जब भी एक स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट देता है या कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां पे उस शेयर को एनालिसिस के बिना ही या उस सेक्टर के अंदर जो भी खराब कंपनी है वो भी आप लोग खरीदने लगते हैं। तो ये कोई अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि कंपनी का अगर फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कैसे करेगा, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से। उसके बाद अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो वो आपके पैसे को हैंडल कैसे करेगा, वो गलत तरीके से हैंडल करेगा और आपका पैसा डुबा देगा। तो यहाँ पे ये भी और एक खराब चीज है। उसके साथ कंपनी के अंदर क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए बिक सके, जो पैसा जनरेट करके दे सके। जब भी मैं किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, मैंने वीडियो में हर एक टाइम पे आप लोगों को कहा है कि कंपनी के कौन से पैरामीटर को देखना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो लॉन्ग टर्म वाला वीडियो का जो एक प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप देखिए। मैंने जितना भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को एनालिसिस किया है वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर मैं एक स्टॉक के अंदर देखता हूं, उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूं। और आपको भी उस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक को आज अगर आप एनालिसिस करते हैं इसका कोई भी गारंटी नहीं है फ्यूचर में वो अच्छा करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आप बिग इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखें 10 to 15 या 20 स्टॉक्स होता है, तो क्या वही 10 to 15 स्टॉक से अलावा और कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका फाइनेंशियल ग्रो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो अपने पैसे को वहां पे क्यों नहीं डाल रहा है, वहां पे क्यों छोटा सा अमाउंट डाल रहा है? इसका सिंपली मतलब यही है, वो लोग भी जानते हैं अगर मैं 100 भी स्टॉक लेता हूं उसमें से 4 या 5 हार्डली वहां पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा और बाकी सारा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और एमएमटीसी के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनालाइजिंग एजेंसीज करके जो स्टेटस था इसका, यानी इसका जो एक मोनोपोली टाइप का बिजनेस था वो तो पहले ही पिछले साल में खत्म हो गया है। उसके बाद भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था, मगर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। लगातार एक डिक्रीजिंग स्टेटस में वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और लगातार लॉस भी ये प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। मैंने कभी भी इस तरीके के कंपनी को आपको रिकमेंड नहीं किया है। हालांकि जब जब मैंने इस तरीके के कंपनी से आप लोगों को दूर रहने के लिए बोला है, जब वो ब्रेकआउट दे रहा होता है तब आप लोग ही क्रिटिसाइज करते हैं कि सर आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप जानबूझ के इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है तो अभी आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप इतना जानते हैं तो पहले क्यों नहीं वीडियो बनाए? तो बहुत सारे वीडियो के अंदर मैं यही चीज कहता हूं, आप लोगों के कान तक नहीं पहुंचता है क्योंकि आप लोग वहां पे एग्रेसिव हो जाते हैं जब कंपनी ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट देता है। आपको लगता है कि कंपनी का शेयर कभी भी नहीं गिरेगा, ये तो ऊपर जाता ही रहेगा, यही होगा नेक्स्ट टाटा या रिलायंस। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।